दिस वीडियो फॉर क्लास 12th एनपीओ। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी में। तो इससे पहले हमारा एक वीडियो हो चुका है, उसमें हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन लिया था कि आखिर उसमें होता क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, इसके बाद इनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आता है, इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वो हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 3 अकाउंट्स बनते हैं, मेनली यहाँ पर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसके बाद बैलेंस शीट। तो आज हम 2 यहाँ पर अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे। एक है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम कैश समरी भी कहते हैं, या फिर दूसरा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहला अकाउंट हमारा बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट आपको बनाना नहीं है, ये अकाउंट आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलता है। हमें क्या करना है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में से जो भी चीजें हमें दी होंगी उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ओके, चलिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, उसके फीचर्स को हम देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम एक तरीके से कैश बुक भी कहते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती हैं, ठीक है। एक साल के अंदर होने वाली सारी कैश ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, फीचर्स में हमारा सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है हम अपने यहाँ जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पूरे साल के अंदर, मतलब हमारा जो भी सेशन है, सपोज हम मान लेते हैं हमारा सेशन 2021 का है, तो वहां पर हमारे यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी कैश बेसिस की ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाएंगी। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है नेचर ऑफ अकाउंट। अब इसका नेचर कैसा होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट आप लोगों ने 11th स्टार्टिंग करी होगी, तब आपने पढ़ा होगा वी हैव 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट जो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये किस नेचर का होता है, तो ये हमारा होता है रियल अकाउंट, ठीक। तो रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल नेचर में इसका जो फॉर्मूला लगता है दैट इज नोन एज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब आपकी फर्म में जो भी आ रहा है उसे आप डेबिट कर दीजिए और आपकी फर्म से जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए। ओके, चलिए इसके बाद हमारा आता है इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये जो हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो जब स्टार्ट होता है तो वो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। डेबिट साइड में आपको सबसे ऊपर एक चीज दी होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन में अब आपको दे रखा होगा, या तो वहां पर आपको कैश का बैलेंस दे रखा होगा या बैंक का दे रखा होगा, हो सकता है दोनों दिए हों, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होगा वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। उसके बाद थर्ड, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि डेबिट साइड में कौन सी चीजें या किस नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आता है ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, हमारी जितनी भी कैश रिसिप्ट्स हैं, मतलब मेरे पास जितना भी पैसा आया पूरे साल में, जो भी मेरा 2021 का सेशन है उसमें जितना भी मेरे पास पैसा आया, चाहे वो छोटे अमाउंट में हो चाहे बड़े अमाउंट में हो, अभी आगे उसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वो सारा हमारा, चाहे वो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हो या फिर रेवेन्यू नेचर की, तो यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू, अभी हम इसको भी समझेंगे। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन में अगर यहाँ पर चाहे वो मेरी कैपिटल कैश रिसिप्ट्स हैं या फिर रेवेन्यू कैश रिसिप्ट्स हैं, मतलब इसको हम कहते हैं कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम, या रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में आपके फर्म में जितना भी पैसा आया, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो, वो यहाँ पर कहाँ पर, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करी जाएंगी। ओके, अब पहले कैपिटल और रेवेन्यू को देख लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या होती है। तो देखिए, कैपिटल नेचर की चीजें जो होती हैं वो हमारी इरेगुलर होती हैं, मतलब हम उन्हें हर ईयर नहीं करते, रेगुलर बेसिस पर नहीं करते। जैसे कि किसी एसेट्स को परचेज करना, हमने लैंड खरीदी,
बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, ठीक है, और भी हमने कोई प्लांट मतलब और उसे फॉर्मुलेट किया है, प्लांट एक हमने और बनाया है, तो इस तरीके की चीजें हमारी किस में आती हैं, कैपिटल नेचर की चीजों में, ठीक। उसके बाद हमारा आता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू नेचर की चीजें कौन सी होती हैं, रेवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं जो हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन में आती हैं, जैसे कि सैलरी देना, रेंट देना, ठीक है, इस तरीके से, या फिर एंट्रेंस फीस लेना, लॉकर रेंट लेना, ये सारी हमारी आती हैं रेवेन्यू नेचर की चीजों में जो हमारे डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन में आती हैं। कैपिटल नेचर की चीजें कौन सी होती हैं, कैपिटल नेचर की चीजें वो होती हैं जो कभी कभी होती हैं, और रेवेन्यू नेचर की जो हमारे डेली बिजनेस में होती हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपका हमने ये पढ़ लिया कि जितनी भी कैश, मतलब ऑल ओवर जितना भी मेरे पास कैश आएगा पूरे साल के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइम का हो, मतलब चाहे वो अगर मैं 20 और 21 के सेशन को अगर यहाँ पर मेंटेन कर रही हूँ, तो चाहे वो पैसा 2017 का हो, 18 का हो, 16 का हो, 19 का हो, डजंट मैटर, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपली रिसिप्ट एंड पेमेंट ये कहता है अगर पैसा आएगा तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम एज नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में हमारी सारी कैश पेमेंट रिकॉर्ड करी जाती हैं। सिंपल, पैसा आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड, वेदर इट इज द नेचर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो। ओके, कैपिटल और रेवेन्यू अभी हमने क्लियर कर ही लिया है, ठीक। इसके बाद आपका दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस, या फिर अब हम यहाँ पर बात करें कि क्लोजिंग बैलेंस जो ये इसे जब बंद करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट को, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें क्या बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। तो उसे कैसे शो करते हैं, ये आपका क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, किस नाम से, बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, या कैश और बैंक दोनों में भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। सिंपल सी बात है, अभी हमने बात कही है रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, एक कैश बुक है, ठीक है, तो इसमें जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करी जाएंगी। जैसे कि अब यहाँ पर मैं बात करूँ आउटस्टैंडिंग रेंट, अनपेड सैलरी, उसके बाद डेप्रिसिएशन, ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी जाती। सिर्फ जो ट्रांजैक्शन कैश में है, जितना पैसा मुझे मिला या जितना पैसे का मैंने पेमेंट किया, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, डजंट मैटर, जितना भी पैसा आया वो डेबिट साइड में और जितना भी पैसा गया वो क्रेडिट साइड में, चाहे वो 1 रुपए का ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो, सारा यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका पर्पस, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने का पर्पस क्या होता है, तो सिंपली यहाँ पर दे रखा है शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन द हैंड। इसको बनाने का पर्पस ये होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें बस ये पता चल सके कि हमारे हाथ में कितना पैसा बचा है। ओके, चलिए इसके बाद अब हमारा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो देखिए अभी हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लियर किया, मैंने आपको बताया था कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, उसमें सारी ट्रांजैक्शन आपको दी होंगी, उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को उठाकर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रखना है और कुछ को उठाकर हमें बैलेंस शीट में रखना है, ठीक। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है वो देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो काम करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, देखिए आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें हमें दे रखा था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पर किस में होती है, यहाँ पर ये कहता है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक, चाहे उसका एडजस्टमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, पैसा आया हो या पैसा ना आया हो, उसे उसी टाइम पर रिकॉर्ड किया जाएगा जिस टाइम पर वो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया। इसको और देखते हैं नीचे इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। नेचर ऑफ द अकाउंट, ये किस तरीके के नेचर का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका जो बना होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका इस तरीके से बना होगा, दिस इज अवर डेबिट साइड और दिस इज अवर क्रेडिट साइड, ओके। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो लिखा होगा रिसिप्ट यहाँ पर और पेमेंट यहाँ पर। बट अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा कौन से नेचर का है,
नॉमिनल अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर आएगा डेबिट साइड और इनकम आएगी क्रेडिट साइड। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारा आता है नेचर ऑफ द अकाउंट। हमने पढ़ लिया नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। उसके बाद नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट। अब इसमें किस तरीके की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं? अभी मैंने आपको बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों दिया है, बट यहाँ से मैं सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को उठाऊंगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में है तो उन्हें इनकम साइड में लिखा जाएगा, पेमेंट साइड में है तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद बट सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ आइटम। ये हो गया ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। सबसे पहली बार यहाँ पर जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट में स्टार्टिंग होती थी किससे होती थी? ओपनिंग कैश से, और क्लोजिंग कैसे होती थी? क्लोजिंग कैश से। बट यहाँ पर ना ही हम ओपनिंग कैश को रिकॉर्ड करेंगे और ना ही हम क्लोजिंग कैश को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आता है एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या होती है? तो देखिए, हम लोगों ने 11th में हम लोगों ने आई थिंक 23rd चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। उसमें हम पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हम विद एडजस्टमेंट उसे बनाते थे, सेम एज उसी की तरह हम इसे यहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ, जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट डन रिलेटेड टू करेंट ईयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या है? अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर मुझे पेमेंट में दे दिया कि हमने रेंट पे किया है 11 मंथ का। ठीक है, ठीक, आपने 11 मंथ का रेंट पे किया है, बट हम जो ट्रांजैक्शन पूरा बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो तो पूरे होल ईयर का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्रूअल बेसिस की बात आई, फिर से इसे मैं आपको एक बार रिमेंबर करा दूं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है अगर कोई ट्रांजैक्शन इस ईयर की है तो वो इसी ईयर में रिकॉर्ड करी जाएगी, वेदर उसका सेटलमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक, जैसे कि मुझे रेंट पे करना है 12 मंथ का, बट मैंने पे किया 11 मंथ का, तो यहाँ पर मैं एक्सपेंडिचर साइड में पूरे 12 मंथ का रेंट दिखाऊंगी, क्योंकि वो एक महीने का रेंट जो बचा है वो करंट ईयर का ही है। ऐसे ही इनकम की बात कर लो, मुझे सैलरी मिलनी थी 12 मंथ की, बट मिली 11 मंथ की, तो वो 12th मंथ की जो एक मंथ की बची है वो भी इसी ईयर की है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है करंट ईयर की ट्रांजैक्शन। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है, इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। ये सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका 20 से 21 के बीच में, हमने बताया था, हमने एक नॉर्मली जस्ट एग्जांपल सेशन ले लिया, 2020 से लेकर 2021 में मेरे पास जितना भी पैसा आया, अब वो पैसा हो सकता है 2016 का हो, 17 का हो, 18 का हो, 19 का हो, डजंट मैटर, रिसिप्ट एंड पेमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, वो उस पैसे को अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा। ऐसे ही पेमेंट, अगर वो पेमेंट मैं 2023 के लिए भी कर रही हूँ तो इसे भी वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं करेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा, चाहे उनका सेटलमेंट हुआ हो चाहे उनका सेटलमेंट ना हुआ हो। ठीक है, और देखते हैं आगे पर्पस। तो फिर इसका मेन पर्पस क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? इसका मेन पर्पस होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना सरप्लस और कितना डेफिसिट बचा हुआ है। अब ये सरप्लस और डेफिसिट क्या है? देखिए, हम जब पीएनएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहां पर हम प्रॉफिट या लॉस दिखाते थे। ठीक है, जब आपकी प्रॉफिट साइड ज्यादा होती थी तो आप उसे प्रॉफिट के नाम से यहाँ पर लिखते थे, जब आपकी लॉस साइड ज्यादा होती थी तो आपको लॉस होता था। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हमारा पर्पस दे रखा है, इट शोज सरप्लस एंड डेफिसिट। ये हमें सरप्लस और डेफिसिट शो करके देता है। जब हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती हैं तो हमारा सरप्लस होता है, जब हमारे एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होते हैं तो वहां पर डेफिसिट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एनपीओ। अब भाई एनपीओ में और ऐसी कौन कौन से नेम है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी और उनका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिख रखा है सब्सक्रिप्शन।
ठीक है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन क्या है, मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के द्वारा दी गई एक सम ऑफ अमाउंट होता है जिसे वो मेंबर्स किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए देते हैं। ठीक है, एक सम ऑफ अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन। भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो सारी चीजें लिखी जाएंगी, तो सब्सक्रिप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, यहाँ पर रिसिप्ट साइड। ठीक, चाहे वो किसी भी साल का हो, बट यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का लिखूंगी, करंट ईयर का। कौन सी साइड में, इनकम साइड में। ओके, चलिए नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब यहाँ पर बात आ गई लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है। लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, मैंने एक बार फीस दी, ठीक है, अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ टाइम मेंबर बन गई, तो लाइफ मेंबरशिप फीस है, भाई पैसा आया तो यहाँ पर रिसिप्ट में लिखा जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बट आप यहाँ पर क्या उसे लिखेंगे, आप इनकम में उसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लाइफ मेंबरशिप फीस की, पूरी लाइफ की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कैपिटल नेचर की चीजें हैं उन्हें हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट में। ओके, और रेवेन्यू नेचर की चीजों को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर, चलिए, तो लाइफ मेंबरशिप फीस मुझे रिसिप्ट में दिया होगा, बट उसे मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना, उसे हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में। क्लियर, नेक्स्ट होता है हमारा एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड भी यहाँ पर हमारा दे रखा है। एंडोमेंट फंड भी एक तरीके से आपके पास रिसिप्ट में ही आएगा, और उसका ट्रीटमेंट भी हम आगे जो भी हमें एडजस्टमेंट दी होंगी उस तरीके से करते हैं। इसके बाद अब हमें दे रखा है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस क्या होती है, तो देखिए एंट्रेंस फीस हमारी ईयरली आती है, ठीक है, तो यहाँ पर वो रिसिप्ट साइड में दी होगी और उसे हम यहाँ पर इनकम साइड में लिखेंगे। उसके बाद हमारा दे रखा है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, तो डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डोनेशन के आगे मैंने लिख रखा है स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक और जनरल क्या है, देखिए अगर डोनेशन मुझे दे रखा है, भाई डोनेशन चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, दोनों ही मुझे यहाँ पर रिसिप्ट साइड में दिए होंगे। अब मुझे यहाँ पर इनकम में कौन सा लिखना है, तो देखिए पहली बार स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ऐसा डोनेशन जो किसी स्पेशल काम के लिए मुझे दिया गया हो, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर प्राइज, ठीक है, या फिर डोनेशन फॉर XYZ, कुछ भी काम हो सकता है। तो डोनेशन अगर मुझे स्पेसिफिक किसी नाम से दिया गया है तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एक हमारे लिए स्पेसिफिक लायबिलिटी बन गई है कि अब मुझे उस अमाउंट को पर्टिकुलर उसी काम में खर्च करना है, मैं उस पैसे को कहीं और खर्च नहीं कर सकती। ठीक, बट अगर जनरल डोनेशन है तो जनरली सिर्फ किसी ने आपको डोनेशन यहाँ पर लिखा है, सिर्फ डोनेशन, तो अगर जनरल डोनेशन है तो वो आपके किस में आएगा, इनकम में। क्लियर, स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, हम उस पैसे को अब सिर्फ उसी काम में खर्च कर सकते हैं और किसी दूसरे काम में खर्च नहीं कर सकते। बट अगर जनरल डोनेशन है तो किस में जाएगा, ये हमारे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, हमारा किस में जाएगा, इनकम साइड में। ओके, नेक्स्ट है आपका लेगेसी। अब लेगेसी क्या होता है, लेगेसी का मतलब होता है किसी की विल। ठीक, सपोज किसी का कोई नॉमिनी नहीं है तो हम लोगों ने सुना है कि किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया जाए हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्थान को दे दिया जाए जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो वो होता है हमारा लेगेसी। लेगेसी आपका रिसिप्ट साइड में आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, बट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि लेगेसी हमारे लिए एक लायबिलिटी है, फर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है और उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सेल ऑफ ओल्ड एसेट की अगर हम बात करें तो देखिए सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सपोज मेरे पास एक एसेट था जिसकी बुक वैल्यू थी 5000, उसमें से उस एसेट्स को मैंने मार्केट में कितने पर बेच दिया, 3000 में। 5000 का एसेट भाई पुराना था, वो आपने कितने में बेच दिया, 3000 में। अब ये 3000 रुपए आपके पास तो आए, फर्म के पास तो आए, तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, रिसिप्ट साइड में। कितने, 3000। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 की चीज हमने 3000 में बेच दी तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, ऑब्वियस सी बात है हमें लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 2000 का। तो यहाँ पर हम लॉस दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में,
किस नाम से? लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट। हमें जो भी लॉस हुआ है कितने का? 2000 का, वो हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। और अपोजिट करते हैं 5000 की चीज, सपोज 5000 की आपको उस पर प्रॉफिट हो गया, आपने 5000 के आपका पास कोई ओल्ड एसेट्स पड़े हुए थे, आपने उसे बेचा तो आपको उसके 6000 रुपीज मिल गए। ठीक, तो रिसिप्ट में हमारे यहाँ पर आपको कितना लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि भाई 6000 रुपीज आए हैं, ये तो सिर्फ रुपीज से मतलब रखता है, कितने की चीज गई कितने की चीज आई कोई लेना देना नहीं है, बस पैसे का आना जाना इसके लिए मैटर करता है। तो 6000 रुपीज इसके लिए आ गए। अच्छा, 5000 के बदले में आपके पास आ कितने गए? 6000, तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट है तो इनकम साइड, लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड। बट आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट लिखेंगे, आपको एसेट के अमाउंट से या एसेट कितने में बिका है उसके अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? जितने का प्रॉफिट हुआ सिर्फ वो अमाउंट यहाँ, जैसे कि यहाँ पर 1000 का, और जितने का लॉस हुआ वो अमाउंट यहाँ, जैसे कि हमने पहले किया था 2000 का। चलिए, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारा पहले रिसिप्ट में आएगा और फिर हमारा आएगा इनकम में, क्योंकि भाई साल भर की जो भी रद्दी होती है या जो भी पुराना एक तरीके का स्क्रैप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वो साल भर के अंदर बेचना ही पड़ता है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो हमारा किसमें आ जाता है? फिर इनकम में। उसके बाद हमारा आता है लास्ट पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब ऑनरेरियम क्या है? देखिए, ऑनरेरियम का मतलब होता है जब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी इवेंट करवाती हैं या कुछ भी अपने यहाँ गेम्स या कुछ भी XYZ हम इवेंट ही लेते हैं, कुछ भी करवाती हैं, तो ये अपने एक चीफ गेस्ट को बुलाती हैं, जो भी इनका चीफ गेस्ट हो उनके ऑनर में, ठीक है, ये कुछ पैसा खर्च करती है, मतलब उनको गिफ्ट दिया, उनको जो भी हमने बुके दिए या जो भी XYZ उन पर हमने खर्चा किया, वो सारा खर्चा चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, वो वहां पर लिखा जाता है। तो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, किसी के ऑनर में हमने खर्चा किया है तो यहाँ पर पेमेंट साइड में आएगा, आपको यहाँ पर दिया जाएगा और वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। क्लियर? ठीक, आज हमने पढ़ लिया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और कुछ ऐसी टर्म्स जो कि एनपीओ में आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगी, उनका क्या मतलब होता है वो भी हमने देख लिया, ट्रीटमेंट भी देख लिया। अब हम कल इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।